सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास से हम एक इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं। आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम तक आपके जितने भी पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। यानी कि आज हम पहले चैप्टर को कवर करेंगे और धीरे धीरे जल्दी हम सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम तक। इसमें हम लॉन्ग आंसर्स भी करेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू भी कवर कर लें, या फिर एमसीक्यू के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर, तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। तो पहले चैप्टर का नाम है हमारा दो ध्रुवता का अंत। इसमें आप देखो दो ध्रुवता के अंत में हमारे 4 क्वेश्चंस लगभग बने, और ये 4 क्वेश्चन छोटे छोटे करके भी कई सारे बन सकते हैं, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समरी वाइज मैंने बना दिए। तो इन चारों क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दो ध्रुवता का जो अंत हुआ उसके पतन के यानी अंत के क्या कारण थे। तो पहले आपको दो ध्रुवता का मतलब पता होना चाहिए। यानी जब हमारा शीत युद्ध हुआ था तो पहले आप इसका एक इंट्रोडक्शन दोगे, शीत युद्ध के बारे में थोड़ा सा बताओगे 1945 से 1991 तक, फिर आप समझाओगे। इसी के दौरान दो ध्रुवता की स्थिति हुई, यानी पूरे विश्व का 2 ध्रुवों में बंटना हो गया था। एक तरफ यूएसए हो गया और एक तरफ यूएसएसआर हो गया। तो छोटा सा बेसिक इंट्रो दे दोगे आप दो ध्रुवता क्या होता है, फिर उसके पतन के कारण का। यानी आप ये बताओगे 1991 में पतन हो गया किसका, यूएसएसआर का, यानी समाप्ति हो गई और अमेरिका की जीत हो गई। ऐसे करके दो ध्रुवता का अंत हो गया। तो इसके क्या कारण थे जो यूएसएसआर हार गया, यही से हम ऐसे कह सकते हैं इसके क्या कारण थे जो दो ध्रुवता की स्थिति खत्म हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट, हथियारों की होड़। दोनों ही देश, इसे एक्सप्लेन करोगे, दोनों ही देश अधिक से अधिक धन किस पे लगा रहे थे, हथियारों पे। इसके अलावा इन्होंने अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भी कहां लगा दिया, हथियारों पर। और इस हथियारों की होड़ के चक्कर में विश्व में अशांति की स्थिति हो गई, जिस वजह से आगे चल के सोवियत संघ का पतन हो गया और दो ध्रुवता का अंत हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा अर्थव्यवस्था का चरमराना। यानी धीरे 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 करके जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई, यानी कि अर्थव्यवस्था की स्थिति डगमगा गई, स्थिति खराब हो गई। खराब इसलिए हो गई क्योंकि अर्थव्यवस्था का सारा धन, सारा कोष और जितना भी लोगों से कर आ रहा था वो सारा का सारा हथियारों में जा रहा था। जैसे हमने पहला पॉइंट देखा, हथियारों की होड़ थी। दूसरा युद्ध की सामग्री में जा रहा था, युद्ध स्थलों में जा रहा था, सेना में जा रहा था, जिस वजह से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चरमराने लग गई। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, रूस पर अधिक ध्यान देना। यानी यूएसएसआर में आपको पता होने चाहिए 15 देश थे लगभग। इन 15 देशों में जो यूएसएसआर था सबसे ज्यादा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रूस पे देता था। और आपको पता है जब 15 देश होंगे और सिर्फ रूस पे ध्यान देंगे तो आंतरिक गड़बड़ी शुरू हो जाएंगी। यानी इसमें 15 देश थे और ये 15 देश 1955 में वार्सा पैक्ट के तहत बने थे। वार्सा पैक्ट के तहत बने थे, जिसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ रूस पे ध्यान देते थे, यानी ये मुख्य देश था इसका। और जब 15 देशों में से किसी एक देश पे ध्यान दिया जाएगा तो बाकी की अर्थव्यवस्था जो थी वो खराब होने लग गई और साथ ही आपसी विवाद शुरू हो गए। अगला पॉइंट, बर्लिन की दीवार का गिरना। ये आप देख सकते हो बर्लिन की दीवार है। हुआ ये कि जब शीत युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई थी। आपको पता है जब पूरी दुनिया 2 भागों में बटने लग गई थी तो 1961 में एक ऐसी कंडीशन आई कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पूरे जनता के बीच ही विवाद हो गया। आधे लोग, उसके पूर्वी लोग जो थे और पश्चिमी लोग, अलग अलग देश को सपोर्ट करने लगे जो शीत युद्ध कर रहे थे। यानी पश्चिमी जो था यूएसए को कर रहा था और पूर्वी जो यूएसएसआर को कर रहा था, जिस वजह से इन्होंने अपने पूरे बर्लिन के बीच में ही 1961 में दीवार बना दी। और ये दीवार बहुत बड़ी दीवार थी जो पूरे बर्लिन को 2 भागों में बांटती थी विचारधाराओं के आधार पे। जो हमारा पूर्वी था वो यूएसएसआर की तरफ, जो पश्चिमी था वो यूएसए की तरफ। और ये आगे चल के 1989 में दीवार को तोड़ दिया गया। और ये तोड़ा किसने, जनता ने। तो आप इसमें ये बताओगे जब जनता ने पूरी जर्मनी में ये बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया तो इसके बाद जर्मनी का हुआ एकीकरण। जर्मनी का कह लो या बर्लिन का कह लो, एकीकरण हुआ। और इस एकीकरण के बाद हुआ ये कि सारा का सारा बर्लिन किसके पक्ष में हो गया, यूएसए के पक्ष में। और जब पूरा बर्लिन यूएसए के पक्ष में हो गया तो कौन सा राष्ट्र अपने आप कमजोर हो जाएगा, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। और जब सोवियत संघ कमजोर हो जाएगा तो उसका पतन हो जाएगा। और अगला और लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव की नीति। यानी ऐसी कौन सी नीति थी मिखाइल गोर्बाचेव की जिसकी वजह से यूएसएसआर का पतन हो गया। तो पहले मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे ये समझ लो। ये हमारे मिखाइल गोर्बाचेव है। ये 1985 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने और ये अंतिम राष्ट्रपति रहे क्योंकि इसके बाद यूएसएसआर का पतन ही हो गया। तो यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति बने और ये यूएसएसआर में बहुत सारे सुधार और बदलाव करना चाहते थे। तो इन्होंने कई सारी नीतियां बनाई। तो हम कह सकते हैं इन्हें गोर्बाचेव की नीतियां। पहली नीति का नाम है पेरोस्त्रोइका।
पेरेस्ट्रोइका का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है पुनर्रचना, यानी ये अर्थव्यवस्था को दोबारा से रचना करना चाहते थे, रचना चाहते थे ताकि एक नए सिरे से अर्थव्यवस्था का विकास हो, क्योंकि इससे पहले जितनी अर्थव्यवस्था थी किस पे डिपेंड हो गई थी, किसके लिए काम कर रही थी, हथियारों के लिए, युद्ध के लिए। तो पेरेस्ट्रोइका जो रशियन लैंग्वेज की भाषा है। अगला पॉइंट है अपना ग्लासनोस्त। अब ग्लासनोस्त का मतलब क्या है? ग्लासनोस्त का मतलब है खुलापन। खुलापन का मतलब ये पूरी अर्थव्यवस्था को खोलना चाहते थे, बाहर से व्यापारियों को आमंत्रित करना चाहते थे, कंपनी को आमंत्रित करना चाहते थे ताकि वो लोग आए, हमारे यहाँ का व्यापार बढ़े और हमारे लोग भी बाहर जाके व्यापार बढ़ाएं। अगला पॉइंट था इनका धीमा विकास। इनका मानना था हमें अब विकास कैसा करना पड़ेगा, धीमा विकास इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे संसाधन, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी चरमरा गई है और संसाधनों की भी कमी हो गई। तो हमारा एक और पॉइंट हो गया इसमें, संसाधनों की कमी हो रही, सारे संसाधन, सारी अर्थव्यवस्था कहाँ लग रहे हैं? युद्ध में। तो हमारे पास कम हो गए, जिस वजह से विकास की गति में रखनी पड़ेगी धीरे। और अगला पॉइंट है पूर्ण लोकतंत्र। तो 4 नीतियां हो गई इनकी। पूर्ण लोकतंत्र यानी ये चाहते थे जो लोकतंत्र है वो पूरे तरीके से आए, जबकि आपको पता होगा रूस की स्थिति यानी यूएसएसआर की स्थिति ऐसी थी, वहां पे कहीं ना कहीं एकल प्रभुत्व पार्टी का शासन था। जो एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने रूस में क्रांति करी, सिर्फ और सिर्फ उसी का शासन चल रहा था, जो एक तरह से तानाशाह के रूप में चल रहा था। तो ये चाहते थे अन्य पार्टियों को भी मौका मिले, जिसके बाद इनकी पार्टी से नाराजगी हो गई। धीमा विकास करना चाहते थे, इसके बाद जनता से नाराजगी हो गई और फाइनली इनका भी विरोध शुरू हो गया और 1989 में इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और आगे चल के हमारा दूसरा पॉइंट है, तो आगे चल के हम इसी में देखते हैं, एक पेज ऐड करके। आगे चल के हुआ ये कि 1992 में 25 दिसंबर को यूएसएसआर की पतन की घोषणा कर दी गई, यानी घोषित हो गया कि हमारी तरफ से शीत युद्ध की अब समाप्ति है। और ये घोषणा किसने करी? घोषणा की यूएसएसआर के पतन की, यानी यूएसएसआर हमारी तरफ से अब खत्म। और ये घोषणा की 3 देशों में यूएसएसआर के प्रमुख, एक था रूस और एक था बेलारूस और एक था यूक्रेन। और अंत में यह हुआ कि 2 ध्रुवता का अंत हो गया, शीत युद्ध का भी अंत हो गया 1991 में। सॉरी 91 है, 92 नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 2 ध्रुवता के पतन के परिणाम। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया, 2 ध्रुवता के पतन के क्या कारण थे। दोबारा इजीली समझ लो, 2 ध्रुवता का पतन का मतलब जब शीत युद्ध में पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई, तो आगे चल के 1945 से शीत युद्ध हुआ और 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया, यानी 2 ध्रुवता खत्म हो गई। तो क्या कारण थे? कारण ये था मेनली यूएसएसआर का पतन हो गया। पतन क्यों हुआ? हथियारों की होड़, यानी ज्यादातर धन, ज्यादातर अर्थव्यवस्था का हिस्सा हथियारों पे लग रहा था, तो धन खत्म हो गया, संसाधन खत्म हो गए। अगला पॉइंट अर्थव्यवस्था का चरमराना, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो था वो पूरे तरीके से अब अर्थव्यवस्था युद्ध के लिए काम कर रही थी, यानी अर्थव्यवस्था का ज्यादातर पोर्शन युद्ध के लिए भागीदारी बन रहा था, जिसमें हथियारों को खर्चा किया जा रहा था, युद्ध पे खर्चा किया जा रहा था, युद्ध स्थलों पे खर्चा किया जा रहा था, सेना की सैलरी में खर्चा किया जा रहा था। अगला पॉइंट क्या था? रूस पर अधिक ध्यान देना। जब रूस पर अधिक ध्यान देंगे तो आपसी विवाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आंतरिक गड़बड़ी के कारण इनकी शक्ति और ज़्यादा कमजोर हो गई, जिसकी वजह से यूएसएसआर का पतन हो गया। फिर बर्लिन की दीवार का गिरना, 61 में बर्लिन की दीवार बनी, बर्लिन को 2 भागों में बांटा गया, कुछ अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ यूएसएसआर को कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब दीवार गिरी सारे किसकी तरफ चले गए? अमेरिका की तरफ, और यूएसएसआर हो गया कमजोर। और आखिरी पॉइंट हमारा था मिखाइल गोर्बाचेव की नीति, और ये नीति सफल नहीं रही, जिस वजह से यूएसएसआर का हो गया पतन। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना आप बीच में, संसाधनों की कमी, और सारे संसाधन किस वजह से खत्म हो गए? यूएसएसआर की वजह से। और अंत में 3 देशों ने मिलकर इसकी घोषणा कर दी कि यूएसएसआर का पतन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आता है, अच्छे से इसे नोट्स बना लेना इसके और याद कर लेना, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट जो इसी से रिलेटेड है, जब यूएसएसआर का पतन हो गया यानी 2 ध्रुवता का अंत हो गया, तो इसके परिणाम क्या निकले, यानी 1991 के बाद की कहानी बताओ कि यूएसएसआर का पतन होने के बाद दुनिया में हुआ क्या। तो सबसे पहला पॉइंट, शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि शीत युद्ध को आप समझाओगे 1945 से 91 तक जो चल रहा था वो चली यूएसए और यूएसएसआर में रहा था। जब आगे चल के यूएसएसआर का पतन हुआ तो इनकी युद्ध की स्थिति अब पूरी तरीके से समाप्त हो गई, यानी ये जो होड़ थी हथियारों की वो भी समाप्त हो गई। तो अगला पॉइंट क्या होगा? हथियारों की होड़ की समाप्ति, क्योंकि शीत युद्ध जो था वो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। इसके बारे में पूरी एक्सप्लेन वीडियो बना रखी है मैंने, शीत युद्ध कैसा था, कब शुरू हुआ, पूरा इंट्रोडक्शन है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, छोटी सी वीडियो, वो भी देख लेना आप, तो आपके लिए बेसिक कमजोर नहीं रहेगा, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। शीत युद्ध का जो प्रत्यक्ष युद्ध ना होके अप्रत्यक्ष युद्ध था। अप्रत्यक्ष युद्ध का मतलब है इसमें हथियारों की होड़ हो रही थी, हथियारों की होड़ हो रही थी, और हथियारों की होड़ हो रही थी, तो जब शीत युद्ध खत्म हो जाएगा तो हथियारों की होड़ की भी समाप्ति हो जाएगी। तो दूसरा परिणाम ये हो गया। अगला है हमारा CIS। CIS का मतलब होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी जो स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्यों का
राष्ट्रकुल। अब ये स्वतंत्र राज्य हैं कौन से? तो ये वही 15 देश हैं जो कहाँ थे? यूएसएसआर में। और जब आप देखोगे यूएसएसआर का आगे चल के 1991 में पतन हो गया तो ये सारे के सारे स्वतंत्र हो गए। तो इन्होंने एक संगठन बनाया CIS, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। अगला परिणाम क्या निकला हमारा? एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत। यानी कि जो शीत युद्ध हो रहा था 1945 से 1991 तक, इस दौरान आपने देखा 2 ध्रुवीयता हो गई थी पूरी दुनिया में, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। जब यूएसएसआर का 1991 में पतन हो गया तो पूरी दुनिया में एक ही विश्व बचा, एक ही ध्रुव बचा। विश्व तो वही है लेकिन एक विश्व की स्थिति आ गई, एक ध्रुवीय विश्व बन गया यूएसए का। यानी कि इसे हम नई विश्व व्यवस्था भी कहते हैं, नई विश्व व्यवस्था, जिसमें किसका वर्चस्व शुरू हो गया? अमेरिका का, यूएसए का। अगला विश्व शांति। आपको पता है कि जो खतरा था पूरी दुनिया से वो टल गया, युद्ध होने वाला था, यानी शीत युद्ध में युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन संभावना तो हमेशा बनी रहती थी ना, वो टल गया। और हथियारों की होड़ भी टल गई, यानी हथियार बनाने से मुक्ति मिल गई, क्योंकि हथियार बनने से धीरे धीरे खतरा भी बढ़ता रहता है। तो हथियारों की होड़ भी अब समाप्त हो गई, तो विश्व में हो गई शांति। इसके बाद रूस की प्रतिनिधित्वता किसकी आई? रूस के हाथ में, यूएसएसआर की। यानी यूएसएसआर जो संगठन था उसके पास जो भी शक्तियां थी, जो भी जैसे परमाणु थे, वो सारे किसको मिले? रूस को। इसके बाद वीटो पावर जो थी यूएसएसआर को, वो किसको मिली? रूस को। इसके अलावा जो ज़्यादा शक्तिशाली माना गया देश पूरे यूएसएसआर के संगठन के 15 देशों में, कौन माना गया? रूस। तो इसका जो मेन लीडर बना वो आगे चल के रूस बना। तो ये पॉइंट भी आपका खत्म हो गया, यानी 2 ध्रुवीयता के पतन के परिणाम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सोवियत संघ के पतन के परिणाम, तो आप इसे समझ लो, सोवियत संघ के पतन के परिणाम। ऐसा ना हो कि आपको लगे ये अलग क्वेश्चन है, क्योंकि सोवियत संघ का पतन होगा तो भी सेम ही परिणाम निकलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा शॉक थेरेपी। तो हमने अभी देखा जब 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया तो 1992 में 15 नए देश आ गए बाहर। तो इन 15 देशों में ज़्यादा शक्तिशाली रूस था, तो रूस ने क्या सोचा, मैं एक नई पॉलिसी बनाता हूँ अपने डेवलपमेंट के लिए, वो थी शॉक थेरेपी। और ये शॉक थेरेपी उसने बनाई नहीं, उसने अपनाई। तो शॉक थेरेपी बनी कैसे और शॉक थेरेपी क्या है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। शॉक थेरेपी बेसिकली एक आर्थिक मॉडल है, आर्थिक मॉडल। अब ये आर्थिक मॉडल किसके लिए? तो ये अर्थव्यवस्था के विकास के लिए है, यानी अर्थव्यवस्था का किस तरीके से विकास किया जाए, इसमें पूरी एक प्रोसेस के बारे में वर्णन किया गया है। अब ये शॉक थेरेपी किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है। जबकि आपको पता है रूस या साम्यवादी देश साम्यवादी विचारधारा पे चलते थे। इवन रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, अगले क्वेश्चन में आप देखोगे तो साम्यवादी विचारधारा आई। लेकिन अब रूस कौन सी विचारधारा की तरफ जा रहा है? पूंजीवादी विचारधारा की तरफ। और इसके लिए एक मुहावरा था, बहुत ही प्रमुख और बहुत ही फेमस वाक्य था, जिसे कहते थे हम आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी इसमें करते क्या है हम, जो अर्थव्यवस्था पहले से चली आ रही है उसको समाप्त कर देते हैं, यानी पुरानी अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से समाप्त, और नए सिरे से अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा शॉक थेरेपी का इंट्रोडक्शन। हालांकि ये 6 नंबर में आता है, जिसमें आप बताओगे शॉक थेरेपी क्या है और इसके परिणाम क्या निकले। यानी जब रूस ने 92 में इसे अपनाया तो इसके परिणाम क्या निकले। ये शॉक थेरेपी 1990 में ही बन चुकी थी। इसे बनाया था आपके WTO और WTO नहीं, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने। WB यानी वर्ल्ड बैंक और IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 1990 में इस पॉलिसी को बना दिया था। और 1991 में जब शीत युद्ध खत्म हुआ 25 दिसंबर यानी 91 के लास्ट में, तो 92 में रूस ने इसे अपना लिया। तो रूस ने जब इसे अपना लिया तो इसके परिणाम क्या निकले। तो पहले तो रूस ने सारी अर्थव्यवस्था, पहला पॉइंट हो जाएगा, सारी अर्थव्यवस्था का निजीकरण करा, क्योंकि इसकी पॉलिसी क्या है, पूंजीवाद, सारी अर्थव्यवस्था का निजीकरण। अब इस चक्कर में उसने कृषि का भी क्या करा, निजीकरण करा, कृषि का निजीकरण। इसी चक्कर में उन्होंने उद्योगों को सस्ते दामों में बेचा, जिसे हम कहते हैं औने पौने दामों में उद्योगों को बेचा, उद्योगों को बेचा। और इतने सस्ते दामों में उद्योगों का और कृषि में को बेचना विश्व में क्या कहलाया, गिरास शैल। तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी गिरास शैल कहा गया। सबसे बड़ी गिरास शैल का मतलब एक तरह से कबाड़ी के दाम पे, सस्ते दामों पे उद्योगों का और कृषि का यानी सारे उत्पादन को बेच देना। गिरास शैल सबसे बड़ी पूरे विश्व स्तर पे। और इस वजह से यहाँ पे इसकी अर्थव्यवस्था अब हो गई थी धीरे धीरे चरमराने लग गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बेरोजगारी आ गई, यानी उद्योगों में अब जो रोजगार नहीं बचा। 7वां GDP धीरे धीरे बहुत कम हो गई।
8वां आप देखोगे जब बेरोजगारी और जीडीपी कम हो जाती है तो धीरे धीरे माफिया वर्ग का उदय होता है। माफिया वर्ग यानी कि जो गुंडे मवाली होते हैं, लूटपाट करके काम करते हैं, और लूटपाट करने वाले कालाबाजारी शुरू कर देते हैं। जो लूटपाट नहीं कर सकते वो कालाबाजारी करते हैं। तो ये स्थिति हो गई और पूरे तरीके से यूएसएसआर का जो रिप्रेजेंटेटिव था रूस, उसकी अर्थव्यवस्था शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद चरमरा गई। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से लिख दोगे तो इसके बहुत अच्छे नंबर आपको 6 में से 6 मिल सकते हैं। इजीली एक्सप्लेन कर दोगे, पूरा शॉक थेरेपी का इंट्रोडक्शन समझाओगे, उसके बाद सारे परिणाम के पॉइंट्स लिखोगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा सोवियत प्रणाली क्या है, ये भी कई बार पेपर में आ रखा है। इसके परिणाम यानी इसकी विशेषता भी है, यानी इसके लाभ भी थे और कुछ इसकी हानियां भी थी। तो दोनों ही समझेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली की जो नींव डली वो 1917 में रूस की क्रांति से डली। ये रूस में जो क्रांति थी इसे हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति, हम इसे बोल्शेविक क्रांति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय बोल्शेविक नाम की यहाँ पे एक राजनीतिक पार्टी थी जो आगे चल के कम्युनिस्ट पार्टी हो गई थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का तो नाम आपने सुना ही होगा। इसका बेसिक मकसद ये था कि ये साम्यवादी विचारधारा को लेकर चल रही थी, यानी ये साम्यवादी चाहती थी और पूंजीवादी को समाप्त करना चाहती थी। यानी जो रूस में पूंजीवाद था उसे समाप्त करना चाहती थी। साथ ही वहां पे एक तानाशाह था, जार निकोलस द्वितीय, उसकी भी समाप्ति चाहती थी और चाहती थी लोकतंत्र आ जाए, साम्यवादी विचारधारा आ जाए। तो इसमें रूस सफल भी रहा, यानी ये क्रांति कैसी रही, सफल रही। और जब सफल रही तो आगे चल के रूस के साथ कई सारे देश मिले और 1917 के बाद सोवियत संघ का निर्माण हुआ, सोवियत संघ। और ये सोवियत संघ कौन से देश हैं जो इस साम्यवादी विचारधारा को मान रहे हैं और रूस के साथ आके खड़े हो गए। और आगे चल के इन सभी सोवियत देशों के लिए, सोवियत संघ के देशों के लिए जो विकास के लिए प्रणाली बनाई गई उसे कहा गया सोवियत प्रणाली। अब इस सोवियत प्रणाली की विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता, अच्छाई ये थी कि ये सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण खुद करते थे। सुई से जहाज यानी हवाई जहाज तक का निर्माण जो था, यानी इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी थी, उद्योग उत्पादन बहुत अच्छा था। अब इस वजह से इन्होंने ऊर्जा के संसाधन पे काम करा, तो ऊर्जा के संसाधनों के विकास पे भी बहुत अच्छा काम करा इन्होंने, जिसकी वजह से इनके उत्पादन में वृद्धि हुई। और उत्पादन में वृद्धि यानी कि इनडायरेक्टली रोजगार में वृद्धि हुई। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत इनका बढ़ा। तो ये कुछ विशेषताएं थी जिससे रूस, सोवियत संघ आगे विकसित हुआ और तभी तो वो शीत युद्ध के लिए अमेरिका के सामने खड़ा रह पाया और कोई देश नहीं रह पाया, क्योंकि ये अपना विकास काफी अच्छे ढंग से कर रहा था। लेकिन हम देखेंगे इसकी कुछ ना कुछ तो कमियां भी थी, तभी तो 1991 में शीत युद्ध हारना पड़ा सोवियत संघ को। अब कमियां क्या थी, यानी विकास तो कर रहा था लेकिन कम कर रहा था किससे, पश्चिमी देशों से। पश्चिमी देश बोले तो यूएसए और उसके साथी। इसके अलावा यहाँ पे एकल प्रभुत्व पार्टी, यानी आपको कभी भी पता है जो तानाशाह का जो सत्ता है, जो लोकतंत्र है, वो तानाशाह का रूप ले लेती है तो वो विकास का कहीं ना कहीं गिरावट आने लगती है। तो यहाँ पे सत्ता तो आ गई लेकिन वो एकल प्रभुत्व पार्टी थी, यानी सिर्फ एक ही पार्टी की सत्ता थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। इसके अलावा इन्होंने सारा धन कहाँ लगा दिया, हथियारों की होड़ में, हथियारों की होड़ करने लग गए। और साथ ही इनके पास इस वजह से संसाधनों की कमी होने लग गई और आगे चल के सोवियत संघ का पतन हो गया। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए। अब इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अलग से बन सकते हैं और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए तो आप इजीली इसे सेम लिख सकते हो। मैंने सारे पॉइंट टू पॉइंट बता दें, अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख के इसके नोट्स बना लो। और जल्द ही हम दूसरे चैप्टर की वीडियो लाएंगे। ऐसे करते करते हम सारे चैप्टर की वीडियो लाने वाले हैं और ऐसा ही हम हिस्ट्री में करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमसे, ताकि हम बोर्ड तक सारे सिलेबस को ईजिली खत्म कर लें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।